हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 3। एंड उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजंस फॉर द बैटल ऑफ प्लासी? मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। एग्जैक्टली, उनको जो ट्रेडिंग राइट्स दिया गया उसका वो लोग मिसयूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? Only 1, only 3, both 1 and 2, all of the above। यहाँ पे होगा only 3, right? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The event of seizing of Fort Williams by नवाब सिराजुद्दौला was known as। और बहुत लोगों का जो एक साथ डेथ हो गया, उस इवेंट को, उस चीज को बोला जाता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ओके, when was the battle of Plassey fought? बताओ। 23rd June 1757। The Battle of Plassey was fought between Mir Qasim Britishers, Sirajuddaulah Britishers, Mir Jafar Britishers, Marathas Britishers। तो क्या होगा? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स। ठीक है। डैश बिट्रेड सिराजुद्दौला टू द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बिट्रेड मतलब धोखा देना। तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? ब्रिटिश के साथ मिलके इन द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो किसने धोखा दिया? मीर जाफर ने धोखा दिया। ठीक है। When was the Battle of Buxar fought? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था बताओ? अक्टूबर 1764। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन। तो पहला ऑप्शन आपको पता ही है, डैश लेड द EIC इन द बैटल ऑफ बक्सर। हेक्टर मुनरो होगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम II के बीच में। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म दीवानी राइट? तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। क्यों? आपको पता है कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है दीवानी राइट मींस राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, तो जैसा कि हमने कहानी कहां तक डिस्कस किया था? बैटल ऑफ बक्सर तक, जो कि अक्टूबर 1764 में हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी 1765 में जो ट्रीटी हुआ था, उसके अंतर्गत दीवानी राइट दे दिया गया था, जो कि आपको पता है एक मास्टर स्ट्रोक था। ओके, तो उससे हुआ क्या कि कंपनी को बहुत फायदा होने लगा। जैसे कि मैंने बताया कि रॉ मटेरियल्स पे जो उनका कैपिटल कंज्यूम होता था वो भी उनका बच गया। एंड इवन और भी छोटे छोटे जो उनके काम थे, छोटे मोटे काम थे, या फिर हल्का फुल्का था, उनको स्टाफ को सैलरीज वगैरह देना था, वो भी वहां से पैसा निकल जाता था या इवन बच जाता था, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा होता था। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे क्या असर पड़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी वहां पे जो क्राउन थी या मोनार्क, वहां पे राजा रानी वाला शासन है, आपको पता है मोनार्की। ठीक है, राजा रानी वाला शासन। तो उनको लालच आने लग गया। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है द कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक है। तो 1773 से 1858 तक कंपनी का रूल है। बट इसमें भी आपको बहुत बार ऐसा महसूस होगा या ऐसा देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर यानी क्राउन इसमें इंटरफेयर कर रही है या कर रहा है। ओके, अच्छा, तो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उन्होंने इस बार चार्टर करके नाम नहीं दिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसको नाम दिया गया, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ चीजों पे अपना हक जताना चाहती थी। ठीक है, कुछ चीजों को कंट्रोल करना चाहती थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ सेगमेंट्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सेगमेंट्स को वो लोग रेगुलेट करना चाहते थे। इसीलिए इसको बोला गया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो पढ़ते हैं पहले फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, नाउ दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आपको बाद में जाके ये देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली ऑलमोस्ट सब कुछ ही अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, बट उसकी जो शुरुआत हुई थी, दिस वाज द एक्ट। ठीक है, सो यहां पे इसलिए लिखा हुआ है कि
इस एक्ट ने फाउंडेशन स्टोन या दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसीलिए इसको बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, ठीक है, तो मैं बता दूं इसके दो कारण हो सकते हैं जो मुझे लगता है। पहला कारण देखो, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी बहुत प्रॉफिट में थी, ठीक है, मतलब उनका खर्चा बहुत ही कम हो चुका था एंड प्रॉफिट्स आसमान छू रहे थे। तो अब आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है ये वहां के प्राइवेट लोगों का यानी इलाइट क्लास का कंपनी है। तो गवर्नमेंट के साथ क्या फिक्स हुआ था, गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन ने उनको जो रॉयल चार्टर इशू हुआ था ना 1600 में, याद है फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, वहां पे ये लिखा हुआ था कि इस कंपनी को हम लोग मोनोपोली देंगे, यानी ब्रिटेन से और कोई भी कंपनी इंडिया में जाके ट्रेड नहीं कर सकती, यही कंपनी करेगी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जैसा कि हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट्स बहुत हो रहा था, अरे इनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इनका धंधा बहुत मस्त चल रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है। तो क्राउन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि मान लीजिए कि प्रॉफिट 100 करोड़ है, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोग चला रहे थे वो लोग अपने पास 70 करोड़ रखते हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यानी क्राउन को आप मान लो वो लोग दे देते हैं 30 करोड़। अब राजा या रानी जो भी है वहां पे, क्राउन जो भी है, उनको बैठे बैठे 30 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो क्या है, राजा को या रानी को उनको पहले लगा बहुत सही है, इस कंपनी को हमने ट्रेडिंग राइट दे दिया और एक्सक्लूसिव एकदम मोनोपोली वाला ट्रेडिंग राइट्स दे दिया, वो लोग ट्रेड करेंगे, पैसा कमा रहे हैं, हमको दे रहे हैं। बट जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा करने लगी, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से चेंज कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एंड दीवानी राइट वगैरह ले लिया, तो उनके प्रॉफिट्स या उनका जो पैसा है वो आसमान छू रहा था। तो क्या हुआ, क्राउन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा लालच आने लग गया, लालच सबको आता है, उनको लगा भाई धीरे धीरे कंपनी को अपने अंडर लाओ जरा, ठीक है, तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस पे थोड़ा सा अपना दबदबा जमाते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये क्लियर कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये वाला चीज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कि अगर ऐसा हो गया कि इस कंपनी को धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर लेके आ जाती है, देन उनका शेयर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से शेयर स्प्लिट नहीं होगा, उनको और ज्यादा पैसा मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, या आपके माइंड में अगर आ रहा है, ये एक ही दिन में क्यों नहीं कर दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती या राजा रानी जो क्राउन था या थी वो चाहते तो वो एक रॉयल चार्टर एक ऑर्डर दे देते कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना धंधा बंदा आप बंद करो, या फिर आप पूरा जो कंपनी है वो अभी गवर्नमेंट संभालेगी, ये क्यों नहीं कर दिया गया, ठीक है। अब देखो बात है यहाँ पे 1773 का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई ज्यादा साल नहीं हुए थे, हाँ आपको लग रहा होगा करीबन 150 साल के ऊपर हो गए थे, बट वो अपना पूरा धंधा जमा पाए हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ठीक है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट भी करीबन इस प्रॉफिट से खुश थी, ठीक है, बट उनको लग रहा था कि कंपनी में और भी पोटेंशियल है, और कंपनी को अगर हम लोग हमारे हाथों में लाएंगे तो हमारा हिस्सा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बट उन्होंने ये चीज एक दिन में इसलिए नहीं किया क्योंकि आप समझो उसका एक ही पुराना रीजन है, ये कंपनी किनकी है, ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये कंपनी है वहां के इलाइट क्लासेस के लोगों की। और किसी भी देश का, मैंने पहले भी बोला, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी भी देश के गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर वहां का इलाइट क्लास खड़ा हो गया, देन आप मान लो उस देश को रन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्टली ये भी नहीं कर सकते कि वहां के सारे स्टाफ्स या सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो भी है टॉप लेवल के लोग हैं उनको हटा के अपने अंडर कंपनी को ले ले, तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे वो लोग, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने कन्विंस कर करके वहां के लोगों को हल्का हल्का कन्विंस करते हुए क्या किया, कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बेसिकली दूर का सोच रही थी, ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी है, ब्रिटिशर्स मेनली दूर के सोचने वाले लोग थे, ठीक है, तो वो लोग स्लो एंड स्टेडी पे विश्वास रखते थे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे बट लंबा सोचेंगे और बहुत प्रॉफिट कमाने का हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। तो इसका मैंने हर एक पॉइंट का मैं रीजन बताते हुए चलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कर दिया तो कर दिया, ठीक है, हर एक पॉइंट का जितना पॉसिबल हो मैं रीजन बताते हुए चलूंगा।
इसका मैंने आपको दो रीजन बता दिया कि क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जरूरत पड़ा करने का, एंड उन्होंने एक ही बार में क्यों नहीं कर दिया। ठीक है, एक ही बार में कर सकते थे अगर चाहते तो। चलो सेकंड पॉइंट, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार हिस्ट्री के तौर पे पूछा जाता है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो क्या होगा आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अभी बात है कि डेजिग्नेशन चेंज करने का जरूरत क्यों पड़ा। अगेन देखो, अपना वर्चस्व या अपना दबदबा महसूस करवाने के लिए, ठीक है, और लोगों में भी ये बात फैलाने के लिए कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसके साथ ट्रेड कर रही है, कितना कर रही है, उस पर हल्का फुल्का सा ब्रिटिश गवर्नमेंट नजर रखने का सोच रही थी या नजर रखना शुरू कर दिया था। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक इंसान का अपॉइंट करना जरूरी था। तो उन्होंने जिस इंसान को अपॉइंट किया वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अगर अपॉइंट किया है तो एक डेजिग्नेशन देना है, क्योंकि पुराना डेजिग्नेशन क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उससे काम नहीं चलने वाला भाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट, कोई प्राइवेट इंसान नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल टू द क्राउन, आंसरेबल टू द क्राउन। ठीक है, तो उसको एक अच्छा खासा है, एक हैवी डेजिग्नेशन तो देना है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने डेजिग्नेशन चेंज करके कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ में आया। चलो कहानी में आगे बढ़ते। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कहां पे, कैलकाटा 1774। तो आप सोचो, अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट देखते हो उसका जो नींव है, उसका नींव यहां पे रखा गया था, कब, 1774 में। चलो ये तो आप लोग बहुत लोग मानोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सिस्टम डेवलप करके गए थे, हाँ उन्होंने इंडियंस पे बहुत अत्याचार किया, बहुत एट्रोसिटीज किए, बहुत सताया, ठीक है, बट जो सिस्टम है उस सिस्टम से शायद हम लोग आज भी बाहर नहीं आ पाए हैं। आज के क्लास में बहुत जगह पे आपको ये चीज फील हो जाएगा। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है, विद ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि लोअर कोर्ट्स अपील कर सकती है कुछ भी हायर कोर्ट में। ठीक है, ओके, तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैलकाटा में ही क्यों एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये कैलकाटा में इसलिए एस्टेब्लिश किया गया, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन ऑपरेशन चल रहा था, यानी इस टाइम पीरियड में तो मेन ऑपरेशंस चल रहा था वो बंगाल में ही चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए कोलकाता में किया गया या कैलकाटा में किया गया। अब आप बोलोगे कि मद्रास, बॉम्बे, इन जगहों पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्रीज या अपना ट्रेडिंग जो एरियाज है, ठीक है, या ट्रेडिंग टेरिटरीज है, वो बना के रखा हुआ था। अभी एक आप चीज समझो, ठीक है, ये टाइम जो चल रहा है, ये टाइम चल रहा है 1773 का। तो यहां पे है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पे है, एंड ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है यहां पे भी उनका प्रेजेंस है, इन तीनों जगह पे प्रेजेंस है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पे एस्टेब्लिश किया, गॉट इट, सुप्रीम कोर्ट को यहां पे एस्टेब्लिश किया क्योंकि इस जगह पे उनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था या उनका जो दबदबा था वो बहुत ज्यादा था। देखो अभी 1773 का टाइम है, यानी इस एरिया में जो हैदराबाद तेलंगाना वाला जो अभी प्रेजेंट एरिया है, इस एरिया में अभी, या महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ पे मराठास भी है, यहाँ पे निजाम्स भी है, ऊपर यहाँ पे कौन है, इस एरिया में कौन है, यहाँ पे निजाम्स, मराठास, ऊपर यहाँ पे कौन है, राजपूत भी है। ठीक है, और मुगल अंपायर भी दिल्ली में बैठी हुई है, जो कि मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत वीक हो चुकी है, बट हाँ मतलब उतना पावरफुल नहीं, बट फिर भी ठीक है, मुगल अंपायर का भी प्रेजेंस अभी भी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन दोनों पर्टिकुलर जो उनका ट्रेडिंग सेंटर था उससे भरोसेमंद पाया बंगाल वाला ट्रेडिंग सेंटर, यानी इस एरिया में वो लोग जो भी एस्टेब्लिश या उनका मेन ऑफिस था उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया। एंड इसी बात से आप ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर पाओगे, इसी बात से आप ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर पाओगे कि बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट बना दिया गया। किसके सबऑर्डिनेट? इस बंगाल प्रेसिडेंसी के। ठीक है, यानी ये मान लो हेडक्वार्टर जैसा हो गया और ये दोनों सबऑर्डिनेट हो गए। सबऑर्डिनेट क्यों बनाया गया? देखो वही रीजन है कि अभी भी यहाँ पे और भी बहुत रूलर्स का और भी बहुत राजाओं का प्रेजेंस है, मराठास हो गए, निजाम्स हो गए, राजपूत हो गए, ठीक है, बहुत अभी भी प्रेजेंस है। अभी 1773 ही है बस,
ठीक है, अभी भी सब लोगों का प्रेजेंस है, तो उनको मैनेज करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए अभी इन दोनों को सबऑर्डिनेट ही रखा जाए तो बेटर है। ठीक है, चलो, तो ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का कहानी समझ में आ गया, कैसे लालच का जन्म हुआ, और लालच का जन्म होने के साथ साथ कैसे एक एक चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक एक लॉ पास किया या एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई। ठीक है, चलो अभी हम लोग इस पे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज चेंज्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कौन से एक्ट में किया गया? ये किया गया, कलर चेंज कर देता हूं मैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और कौन थे वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट चेंज्ड ऑकर्ड इन 1774 रिगार्डिंग द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया? 1774 में जुडिशियल सिस्टम में कौन सा बड़ा सा चेंज लाया गया? ठीक है, आपको पता है क्या किया गया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा विथ ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन देना इंपॉर्टेंट समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए है, नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर। अब देखो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी ब्रिटेन में उस टाइम पे भी, ये 1700 का या मतलब 18th सेंचुरी आप बोल सकते हो, उस टाइम पीरियड में भी वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बोल के कोई है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है? हमारे यहाँ पे अभी भी राजा रानी वाला शासन चल रहा है। ओके, अगेन ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ या रीजन बताते हुए जाऊंगा। तो धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, किस चीज में आगे बढ़ रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर लाने में आगे बढ़ रही है और एक एक करके चेंजेस कर रही है। फास्ट चेंज नहीं किया जा सकता, वो आपको पता है क्यों। ओके, इंडियन अफेयर्स केम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो इंडियन अफेयर्स है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आ चुका है। ठीक है, तो इंडियन अफेयर्स बोलेंगे तो मेनली पॉलिटिकल फंक्शंस का बात किया जा रहा है। देखिए, दो तरीके का फंक्शन होगा, पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन हमेशा ऊपर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी कोई एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए खिलौने बनाने की कंपनी है, टॉय मेकिंग मेरी एक फैक्ट्री है, कंपनी है, और मुझे धंधा करना है, इंडिया में भी मैं धंधा कर रहा हूं, बट मैंने देखा कि मान लीजिए दुबई में या फिर रशिया में बहुत पोटेंशियल है, टॉयज का बहुत क्रेज है, तो अगर मैं धंधा करता हूं तो बहुत प्रॉफिट मुझे जनरेट होगा। बट क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं? क्या मैं रशिया के साथ, क्या मैं सऊदी अरब के साथ बिजनेस कर सकता हूं? क्या हमारा देश, ठीक है, क्या हमारा गवर्नमेंट ये अलाउ करता है? अगर नहीं करता है तो मैं नहीं कर सकता। यहां पे पॉलिटिकल फंक्शन का इंटरफेरेंस आ जाएगा। और अगर अलाउ करता है देन मैं कितना ट्रेड करूंगा साल में, कितना लॉट्स भेजूंगा, कितने लॉट्स का ट्रांजैक्शन होगा, कितने पैसे का मैं बिजनेस करूंगा, कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, कीमत कितना रखूंगा, ये सारा चीज मुझ पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या किया, अगेन देखो, एक एक एक्ट करके वो लोग अपना थोड़ा सा इंटरफेरेंस जता रहे थे कि हम भी इसमें है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी खबरदार, हम भी इसमें है। ठीक है, आप जो धंधा कर रहे हो हम मॉनिटर कर रहे हैं। कब तक मॉनिटर कर रहे थे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में तो मॉनिटरिंग किया था, उससे इसीलिए उन्होंने गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया था। अब क्या है, अब थोड़ा फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं, यानी अपना पूरा प्रेजेंस वो लोग शो कर रहे हैं। तो कैसे प्रेजेंस शो किया देखते हैं। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो कमर्शियल फंक्शंस आप देख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया, आप देख लो उसमें, बट पॉलिटिकल फंक्शंस तो भाई हम लोग ही देखेंगे। ठीक है, अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, तो यहां पे दो, आप यहां देख लो, यहां पे दो सेटअप क्रिएट किया गया। एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली आंसरेबल है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि इनको यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग पॉलिटिकल फंक्शंस देखेंगे और वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो वो लोग आंसरेबल है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, ओके, ये लिखा हुआ है, क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैव 6 members टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब इसमें और क्या क्या चीज आएगा, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट का जितना भी ऑपरेशंस है, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत ही आ जाएगा। ओके, और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, यानी ब्रिटिश जितने भी पोजेशंस थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी टेरिटोरीज था इंडिया में, उसको अभी देखो एक नए नाम से बोला जा रहा है, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। ठीक है, ना कि टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो धीरे धीरे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपना एक आदमी बिठा रहे हैं, यहाँ पे 6 लोग बिठा दिया, एक अलग ग्रुप ही बना दिया। तो वही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि ये बात शुरू हुई थी लालच से, पैसे से। ठीक है, सारा काम ये पैसा ही करवा रहा है। ठीक है, एंड अभी इसी के मद्देनजर एक एक करके चार्टर एक्ट, एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारा पास किया जा रहा है। ओके, फाइनली ये मतलब पॉइंट मेंशन करने का जरूरत नहीं था, बट हाँ मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि मैं नोट्स दे रहा हूं यहाँ पे। तो इससे क्या देखा गया, इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। तो एक डुअल गवर्नमेंट जैसा चीज हो गया। अब समझो कि एक सेगमेंट है, गवर्नमेंट का एक सेगमेंट है जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहा है, और गवर्नमेंट का दूसरा और एक सेगमेंट है जो कि कमर्शियल फंक्शंस देख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया, खुलेआम बोल दिया कि भाई आपको कितना ट्रेड करना है आप देख लो, कोई इशू नहीं है, कितना पैसा कमाना है आपको, किससे ट्रेड करना है वो हम तय करेंगे। ठीक है, तो राजपूत के साथ अगर आप, हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है तो आप ट्रेड करो उनसे, मराठास के साथ रिलेशन इतना ढंग का नहीं है, सही नहीं चल रहा है, ठीक है, वो लोग बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें दे रहे हैं, उनके साथ ट्रेड मत करो, तो आप नहीं करोगे ट्रेड उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एज ऑलवेज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बट हाँ क्वेश्चन से भी पहले 2 इंपॉर्टेंट टेक अवेज। ठीक है, टेक अवेज आपको पता है, जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछा जाता है कि डाइन इन और टेक अवे, यानी आपको बैठ के वहीं पे खाना खाना है या घर पे लेके जाना है। ठीक है, तो आप अपने साथ पिट्स इंडिया मूवमेंट से कौन सा 2 पॉइंट्स लेके घर पे जाओगे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया मूवमेंट से, मूवमेंट नहीं है एक्ट है, सॉरी। ठीक है, तो आप अपने साथ पिट्स इंडिया एक्ट से कौन सा 2 पॉइंट घर पे लेके जा रहे हो। तो क्या है देखते हैं। फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, इनको क्या बोला जाने लग गया, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला जाने लग गया। ओके, सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, ये तो हमने देखा ही है। ठीक है, ये जो सुप्रीम कंट्रोल है, इस सुप्रीम कंट्रोल के लिए ही तो ये बीओसी जिसमें 6 मेंबर्स थे ये बनाया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अंडर हुज डायरेक्ट कंट्रोल डिड इंडियन अफेयर्स कम इन द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या होगा ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं है। बहुत लोगों को शायद ये लग जाएगा क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया सेटअप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही। ठीक है, बट यहाँ पे बोला गया था कि किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुका था वाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले मेंबर्स। आप ये बोल सकते हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो है नहीं, वो तो कमर्शियल फंक्शन देख रहे थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द न्यू बॉडी कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज फॉर्म्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया। ठीक है, 6 मेंबर्स थे इसमें। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, मैंने आपको बोला कि चार्टर एक्ट जो है वो क्या है, वो चार्टर बेसिकली ऑर्डर होता है। तो फिर से अभी ऑर्डर जारी होना चालू हो चुका था, और ऑर्डर जारी होता रहेगा अभी 20-20 साल के इंटरवल पे। तो वही हम लोग देखने वाले। यहां पे क्या हुआ, द एक्ट एस्टेब्लिश्ड दैट acquisition of sovereignty by the subjects of the crown is on behalf of the crown and not in its own right। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। which clearly stated that कंपनी का जो जितना भी पॉलिटिकल फंक्शन है, कंपनी जितना भी पॉलिटिकल फंक्शन निभा रही है, ठीक है, वो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे निभा रही है। ठीक है, तो मान लो अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी करता हूं, ठीक है,
और मैं किसी और कंपनी के साथ कोई एक डील साइन करने गया, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि देखो मेरा नाम लेके कि ये बंदा आया है हमारे साथ डील साइन करने। वो लोग क्या बोलेंगे कि इस कंपनी का बंदा आया है, या ये कंपनी, इस XYZ कंपनी ने हमारे साथ डील साइन किया है। अब कौन जाएगा, आज मैं जा रहा हूं, कल को कोई और सीनियर जाएगा, कोई और जूनियर जाएगा, ठीक है, मैं इस कंपनी में रहूं ना रहूं, दूसरा कोई जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जहां पे काम करते हैं, हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहां पे देखो, यहां पे कैच पॉइंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई एक सेगमेंट था, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बट ऐसा बोला गया यहां पे कि मतलब ये जताया गया, बोला तो नहीं गया, ठीक है, ये जताया गया, लिखा गया, यहां पे ये लिखा गया, ठीक है, कि कंपनी का जितना भी पॉलिटिकल फंक्शंस रहेगा, कंपनी जितना भी पॉलिटिकली एक्टिव रहेगी, जो भी काम करेगी पॉलिटिकली, उसको ये माना जाना चाहिए कि ये बेसिकली कंपनी नहीं कर रही है, कंपनी के पीछे बैकबोन कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यानी क्राउन है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक दूत, ठीक है, एक दूत होके ईस्ट इंडिया कंपनी ये पॉलिटिकल फंक्शंस अपना निभा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको कहने का मतलब वही था कि भाई तुम तो हमारे अधीन हो, तुम हमारे सबऑर्डिनेट हो, ओके। तो रीजन समझ में आ गया। द गवर्नर जनरल वाज गिवन मोर पावर्स, ही कुड ओवरराइड हिज काउंसिल्स डिसीजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब बताओ ये वाला पावर गवर्नर जनरल को क्यों दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट कर रहा है, अभी कंपनी नहीं कर रही है, गवर्नर जनरल कौन अपॉइंट कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, कब से? पिट्स इंडिया एक्ट से नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो उसको और थोड़ा पावर देना बनता है। तो यहां पे क्या किया गया कि उसके अंडर जितने भी काउंसिल्स हैं, जो प्रोबेबली वहां पे प्रोबेबली उन काउंसिल्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ्स काम कर रहे हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ काम कर रहे हैं। तो अगर उस काउंसिल का कोई डिसीजन होता है, तो गवर्नर जनरल को इतना पावर दिया गया है कि वो उस काउंसिल के डिसीजन को एलिमिनेट कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, अपना सजेशन तो दे ही सकता है और खारिज भी कर सकता है। तो बात वही हो गया ना, काउंसिल का जो डिसीजन ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा कि इस डिसीजन से डायरेक्टली सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंच रहा है, हमको ज्यादा फायदा डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो उस डिसीजन को हम लोग नहीं मानेंगे। तो गवर्नर जनरल को ये हिदायत दे देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऊपर से ये ऑर्डर दिया जाएगा गवर्नर जनरल को कि ये वाला जो स्कीम, ये वाला जो रूल्स या रेगुलेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आ रही है, उसको आप खारिज कर दो भाई, ठीक है। इसमें आप या तो अपना कुछ सजेशन, जो कुछ चेंज मॉडिफिकेशंस करो जो हम लोग बोल रहे हैं, अदरवाइज इसको खारिज कर दो, ठीक है, ओके। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स, ठीक है, और भी पावर दिया गया, एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज बॉम्बे एंड मद्रास। तो मेन जो कैलकाटा वाला प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी था, ठीक है, वो तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें अपना आग जमा के बैठी हुई थी। जो कि मैंने बोला सबऑर्डिनेट जो रखा गया था, बाकी सबको, बाकी और भी जो मतलब राजा या और भी जो जितने भी एम्पायर्स थे, उन पे आंख रखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, और भी जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज रखा गया था, उसमें भी अभी देखा गया है कि गवर्नर जनरल का दखल अंदाजी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि आप इस मामले में क्यों नहीं बात कर रहे हो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाला लॉ दे दिया है, ये वाला स्कीम लेके आ रहे हैं, इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप जाओ, आप वहां पे बात करो और इन दोनों प्रेसिडेंसीज को अपने नजर में रखो, अपने अंडर रखो। इन दोनों प्रेसिडेंसीज का जो भी मेन मुखिया है, जो भी मेन इंसान है, वो आपको सीधा रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी गवर्नर जनरल के अधीन लेके आगे वो लोग, ठीक है। तो आप शायद फील कर पा रहे होंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनिशियली, देखो, वो लोग ट्रेड में ही मतलब फोकस थे, ठीक है, इनिशियली वो लोग ट्रेड में ही फोकस थे, बट धीरे धीरे वो लोग रूल करने के तरफ जा रहे थे। और वो लोग, देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी बोलो, मैंने पहले से बोला है कि वो लोग बहुत शातिर थे
और बहुत बहुत दूर का लॉन्ग टर्म का सोचते थे। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना मतलब पावरफुल थी तो वो लोग डायरेक्टली यहाँ के राजाओं को हटा के, डायरेक्टली बहुत जगह पे राजाओं को हटा के डायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश क्यों नहीं कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट अगर वो लोग बोल देते कि जाओ यहाँ पे जाके आपको राजा को हटा के रूल एस्टेब्लिश करना है। देखो यहाँ पे बात समझो, अगर आपको दूर का सोचना है, लंबा समय तक रूल करना है ना, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बाद में बताता हूं। पहला इंपॉर्टेंट बात है, लोकल राजा का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि लोकल राजा को जो पब्लिक है वो एक्सेप्ट करती है लोकल राजा को। हाँ, आप लोकल राजा को अपना पपेट बना के रखो बट उसको बैठाओ। अगर डायरेक्ट आप जाके बैठ जाओगे तो पब्लिक का रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी वो टाइम आया नहीं है, अभी धीरे धीरे वो टाइम बन रहा है, क्योंकि आप रूल करना चाहते हो, रूल करना शुरू कर रहे हो, आप रूल कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप अभी तक ट्रेड कर रहे हो, गॉट इट? तो अगर आपको रूल करने का एक मंशा है, रूल करने की आपको इच्छा है एंड आप इस पाथ में चल चुके हो, वो आपका थॉट प्रोसेस है, तो आप लोकल राजा का सपोर्ट होना कि आप बैठे रहो, आपको भी कुछ एडवांटेजेस दिया जाएगा, आपको भी बहुत हमारे ट्रेड से पैसा दिया जाएगा, आप बस हमें अलाउ करो कि यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कुछ कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स दे दो जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? बट अगर देखो जहां से उनको लगा कि हाँ राजा को हटा देंगे, अब हटा सकते हैं राजा को, ठीक है? अब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट होगा भी तो हम लोग अपने फोर्स से मैनेज कर लेंगे, ठीक है? बट इनिशियली ये चीज नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो स्लो एंड स्टेडी, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है? ओके, इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनीज इन इंडिया, ठीक है? कंपनी इन इंडिया होना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है? फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 years। अब देखो कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था इस पे अभी बात आ चुका है, यानी ट्रेड मोनोपोली जो है, यानी यहां पे सिर्फ यही कंपनी ट्रेड कर सकती है, इसको 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया? अगले 20 साल तक। 20 साल बाद में रिव्यू होगा, बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है? यानी अभी यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होने लग गया कि 20 साल बाद क्या पता कंपनी का जो ये वाला मतलब हक है वो भी छीन लिया जाए कि सिर्फ मोनोपोली, आई मीन सिर्फ आप ट्रेड नहीं कर सकते, ब्रिटेन की और भी कंपनीज यहाँ पे आके, और भी मर्चेंट्स यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक बात यहाँ से हिंट हमको मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, ठीक है? अभी देखो कमांडर इन चीफ जो है उसको गवर्नर जनरल के काउंसिल में या उसको गवर्नर जनरल के अंडर डायरेक्टली नहीं दिया गया, डायरेक्टली नहीं बैठाया गया। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का या डिफेंस फोर्सेस का होता है, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली डिफेंस या फोर्सेस को अपने अंडर या गवर्नर जनरल, अपने अंडर तो नहीं, वो तो फोर्सेस तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है, ठीक है? डायरेक्टली अगर गवर्नर जनरल के अंडर आप डाल देते हो, गवर्नर जनरल उसका किसी भी तरीके से अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, या फिर अपना इल पर्पसेस पूरा करने के लिए उसका यूज कर सकता है। उससे होगा क्या? फोर्सेस या डिफेंस सिस्टम जो है वो हिल जाएगा, फोर्सेस नाराज हो जाएंगे, और अगर फोर्सेस आपके अगेंस्ट हो गए देन बहुत गड़बड़ है। इलाइट क्लास और फोर्सेस, क्योंकि देखो आप अगर किसी कहीं पे कंट्रोल करना चाहते हो तो किससे करोगे? मतलब आप जाके क्राउन जाके तो लाठी मार के लोगों को नहीं भगाएगा, गाली नहीं देगा, ठीक है, उनसे मारपीट नहीं करेगा, आप करोगे कैसे? वाया फोर्सेस, वाया आर्मी, डिफेंस, ठीक है? तो डिफेंस सिस्टम मतलब स्टेबलाइज रहे, डिफेंस सिस्टम कंट्रोल में रहे, इसीलिए डिफेंस सिस्टम को यानी कमांडर इन चीफ को डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अंडर में नहीं डाला गया, इसको डायरेक्टली फिलहाल अभी क्राउन के अंडर में ही रखा गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ओके? इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो बहुत फायदा हुआ, बट ईस्ट इंडिया कंपनी पे बेकार का बर्डन आ गया। आपको याद आ रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पढ़ा था हमने? पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या क्या था? दो पार्ट क्या था? एक था डायरेक्टर्स, ठीक है, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कितने लोग थे? 6 लोग थे। अच्छा,
ये तो जो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ्स का ही था, या डायरेक्टर्स का था, या शेयर होल्डर्स का था, ठीक है। बट जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो ग्रुप है, ये डायरेक्टली इनको अपॉइंट किसने किया था? इनको अपॉइंट किसने किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आदमी तो हमारे हैं, अपॉइंटमेंट भी हम लोग करेंगे, ये लोग काम भी हमारा देखेंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस देखेंगे, तुम लोग कमर्शियल फंक्शंस देखो, बट इनका जो सैलरी है वो दो आप लोग इतना कमा रहे हो पैसा, दीवानी राइट मिल चुका है आप लोगों को, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो आप लोग, टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, इतना पैसा क्या करोगे आप लोग, इनका सैलरी दो। तो ये बेकार का बर्डन हो गया ब्रिटिश आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी पे। समझ में आ रहा है? सो धीरे 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 जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और एक एक्ट पढ़ेंगे हम लोग आज के क्लास में, ये तीसरा एक्ट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पूरा इंटरफेरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल फंक्शंस में, ठीक है, सब में दखलंदाजी देना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, आई मीन लास्ट एक्ट, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। What new power was given to the Governor General under the Charter Act of 1793? ठीक है, the power to appoint the Commander in Chief क्या है? The power to override his council's decision under certain circumstances, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1773 है, और यहाँ पे ये बोला गया कि कंपनी के मोनोपोली को हम लोग एक्सटेंड करेंगे 20 साल तक, ठीक है, अगले 20 साल तक, आपको दिख रहा है ना, अगले 20 साल तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे, यानी हर 20-20 साल पे अभी आपको दिखेगा कि एक चार्टर एक्ट निकल करके आ रहा है, ओके। और एक क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंसीज केम अंडर मोर कंट्रोल ऑफ द, केम अंडर द होने से ही हो जाता, या फिर मोर मान लो कि पहले शायद गवर्नर जनरल उस पर थोड़ा सा देख रेख करते थे, अभी डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, ठीक है, अंडर द सॉरी एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो क्या है? बॉम्बे एंड मद्रास, जिनको सबऑर्डिनेट भी बना दिया गया था। और रीजन पता है ना आपको, क्योंकि बहुत सारे राजाओं का वहां पे अभी भी दबदबा चल रहा था, निजाम्स, मराठास, राजपूत थे, मुगल्स भी थे, ठीक है। हाउ वेर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? कहां से पे किया जाएगा? आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, ठीक है, आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज, नॉट आउट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रॉफिट्स, ठीक है, इंडियन रेवेन्यूज, वहां से जो टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है, रेवेन्यू जो जनरेट होगा, ओके। लास्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, 1813। तो देख लो आप लोग 20-20 साल के अंतराल में चार्टर एक्ट आता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी पढ़ लेते हैं। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है, बोला था 20 साल बाद, 20 साल तक आपको मोनोपोली यानी सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हो, इस बात का हम लोग एश्योरेंस देते हैं 20 साल तक, उसके बाद का हम लोग बाद में रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इट एंडेड द मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट कुछ चीजों में, कुछ एक आध 2-3 चीजों में मोनोपोली रह गया है, बट बाकी सब में क्या है कि अब बहुत सारे कंपनीज ब्रिटेन से आके इंडिया में धंधा कर सकती है, खाली ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। एक्सेप्ट, सिर्फ किस चीज में मोनोपोली को रखा गया है? एक्सेप्ट कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड में मोनोपोली आप कर सकते हो, और कोई कंपनी नहीं करेगा। एंड ट्रेड विद टी, ट्रेड इन टी विद इंडिया, ठीक है, इंडिया में चाय का जो ट्रेड है वो आप देख लो, वो और कोई नहीं करेगा। समझ में आ गया? चाइना के साथ कुछ भी ट्रेड आप कर लो, कोई नहीं करने वाला। इंडिया वाला क्या है? चाय वाला ट्रेड आप देख लो, वो और कोई भी नहीं करने वाला, बाकी सारा मोनोपोली राइट्स ले लिया गया था, ठीक है। तो अब देख रहे हो धीरे धीरे। अच्छा, अभी भी आप सोचो ये चीज कि एक ही बार में क्यों नहीं लिया गया कि मोनोपोली खत्म है आपका, ठीक है, चाय वाय रहने दो, चाइना वाइना रहने दो, मोनोपोली खत्म है, ये क्यों नहीं किया गया? अगेन British government is trying to brainwash, trying to modify the thoughts of those elite class वाले लोग, जो लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था। एंड अभी तो काफी टाइम गुजर गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, वो लोग अभी धीरे धीरे वहां से एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है, एंड उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनका जगह ले रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना, थोड़ा सा नए लोगों का, यंगस्टर्स का, ठीक है, जो लोग नया आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने
16 सेंचुरी 17 सेंचुरी में स्टार्ट किया था, वो लोग तो अभी भी नहीं, अभी 18 सेंचुरी चल रहा है, 19 सेंचुरी चल रहा है, बोला जाए तो 1813 है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको कन्विंस करते हुए, उनका ब्रेन वॉश करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना जो मतलब दखल है वो मजबूत कर रही है। ओके, इट asserted the sovereignty of British crown over company's territories in India, ठीक है। Constitutional position of British territories in India explicitly defined for the first time. For the first time constitutionally, politically ये देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर या फिर ब्रिटिश क्राउन के अंदर वो सारे टेरिटरीज आ जाएंगे जो अभी तक कंपनी के अंडर थे। यानी जितने भी प्रेसिडेंसीज है, जितने भी और भी छोटे छोटे जगह हैं जहां पे कंपनी ने अपना रूल लगा के रखा हुआ था, कंपनी का कोई बड़ा सा ऑफिस था और उस ऑफिस में अगर फ्लैग था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने बोला भाई अपना फ्लैग हटाओ, अभी तो ब्रिटिश क्राउन का फ्लैग लगेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग लगेगा, ठीक है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद को पूरा वहां पे स्थापित कर दिया था, पूरा स्टेबलाइज कर दिया था वहां पे, ठीक है। ओके, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। अब बताओ ये क्यों किया गया होगा? सोचो आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग सोच सकते हो। वो लोगों को रूल करना था, ट्रेड करना था, क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाने का क्या जरूरत है? आप देखो, अगर आपको कहीं पे भी रूल करना है, ठीक है, अपना पावर एस्टेब्लिश करना है ना, आपको वहां के जो सेंटिमेंट्स है, ठीक है, वहां का जो कल्चर है, कल्चर को हर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वहां के कल्चर को हर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप वहां के कल्चर को हर्ट कर दोगे, देन आप बहुत लोगों से मिंगल हो सकते हो, बहुत लोगों के समूह को, बहुत लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इसी को अगर मैं कनेक्ट करूंगा कि इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, 1 लाख रुपी फॉर द एजुकेशन इन नेटिव इंडिया। अब देखो, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, अभी भी आपको दिख रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इंपैक्ट पड़ा है, इसका नींव कहां रखा गया था, जो बीज बोया गया था, जो सीड था, वो तब का है, ये कब का है, 1813 का है। और अभी जो आपको मतलब कन्वेंट स्कूल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी है, तो उसका जो रूट था वो यहां से है, क्रिश्चियन मिशनरीज। तो उन्होंने ये चीज क्यों किया? मैंने जैसे बोला कि आपको अगर कहीं पे अपना पावर एस्टेब्लिश करना है, अगर आपको कहीं पे भी रूल करना है, वहां के कल्चर को हर्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज कैसे किया कि देखो, अगर आपको रूल करना है, आपको अपने साथ कुछ लोग भी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो देखो, अगर आप किसी जगह में जाते हो, ठीक है, या तो आप वहां का बोलचाल, वहां का रहन सहन, वहां का तौर तरीका सीख लो अगर आपको मिंगल करना है, ठीक है। या तो दूसरा तरीका क्या है, आप लोगों को अपना तौर तरीका, अपना रहन सहन और अपना जो भी कल्चर है वो इंपार्ट कर दो। अब ब्रिटिशर हमेशा से खुद को सुपीरियर मानते थे, न जाने क्यों, ठीक है। वो लोग गोरे चिट्टे लोग थे, ठीक है, सूटेड बूटेड रहते थे, और हमको इंडियंस को हमेशा अनकल्चर्ड मानते थे। तो ब्रिटिशर्स क्योंकि हम खुद को हमेशा सुपीरियर मानते थे, तो वो लोग तो यहाँ का यानी इंडिया का रहन सहन, कल्चर सीखने से रहे, ठीक है। तो वो लोग, उन्होंने क्या किया, वो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आए। बट हाँ देखो, कब लेके आए, 1813 में, जब उनका एक सेटअप रेडी हो गया था, करीबन 200 साल से ऊपर हो गया था इंडिया में, ठीक है। हाँ, कंपनी के जरिए हो गया था, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, बट कंपनी के जरिए भी हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना नजर तो बनाए रखी थी। तो करीबन 200 साल से ऊपर हो गया था इंडिया में। तो उन्होंने सोचा कि अभी क्यों ना क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये चीज अगर स्टार्टिंग में करते तो फिर दिक्कत हो जाता, तो इसीलिए बहुत दिमाग लगाया उन्होंने, ठीक है। स्टार्टिंग में करने से क्या होता, रिलीजन और कल्चर, ये दोनों क्या है, ये दोनों लोगों के लिए नशा है, ठीक है, ये दोनों लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसको आप डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल फंक्शंस में भी अपना दखल अंदाजी दे रही थी, धीरे धीरे उनके ऑफिसेस को भी एक्वायर कर लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
तो वो लोग ये भी चाहते थे कि लोग अभी इंडियंस लोग जो भी वहां पे नेटिव लोग रह रहे वो लोग हमारा जो भी कल्चर है, हमारा जो भी लैंग्वेज है, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करें। ठीक है, और बहुत आराम से उन्होंने कहा कि देखो आप लोग अपने कल्चर रिलीजन से हो, आप लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है, अपने कल्चर रिलीजन को, बहुत अच्छी बात है, हमारा भी रिलीजन है, हमारा भी अपना कल्चर है। तो कुछ लोग आए हैं, ज्ञान देने के लिए आए हैं, आप देख लो, आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो आपको सोसाइटी में ऐसे तो कुछ लोग मिल ही जाएंगे 10%, ठीक है, जो लोग उधर डाइवर्ट हो जाएंगे, और उनको फायदा भी है, उनको फायदा भी है, उनको पैसा मिलेगा, कुछ एक डेजिग्नेटेड पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, साहब के घर में खाना खाने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरफेरेंस होने लगा, ठीक है, जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरफेरेंस होने लगा सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, लैंग्वेज क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए कल्चर, ठीक है, तो कल्चर हर्ट हो गया, ठीक है, कल्चर हर्ट हो गया इन द सेंस कि कल्चर में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोग घुस गए और बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया। एंड इसी चीज से कनेक्टेड ये है कि स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब अगर हमको बहुत लोग चाहिए यहाँ पे रूल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि काम बहुत है तो लोग चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप देख लो किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर अगर ऐसा होता है तो अगर 3 लेयर में लोग बटे हुए हैं तो एकदम टॉप में तो कुछ ही लोग होंगे जो डायरेक्टर्स होंगे, जिनको डायरेक्टर्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर सीईओ बोलेंगे, ठीक है, जो भी है, तो वो लोग तो सारा काम नहीं करेंगे। यहाँ पे चलो कुछ स्टाफ होगा, तो यहाँ के कुछ स्टाफ, कुछ सीनियर लेवल के स्टाफ वो लोग ब्रिटेन से, ब्रिटिश से मंगवा सकते हैं। यहाँ पे जो एकदम लोअर लेवल क्लास है, इनका जो लोग काम कर रहे हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे, इनका नंबर बहुत ज्यादा है। इतना लोग अगर वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर ब्रिटेन से लेके आएगी तो क्या होगा, देखो डिफरेंस क्या है, ये मैंने पहले भी समझाया था। ब्रिटेन से आया हुआ कोई इंसान, उसको अपने सारे हक पता है, सारे रूल्स पता है, ठीक है, वो, और जहां पे एक इंडियन है उसको रूल्स नहीं पता, अपना हक नहीं पता, ठीक है, कितना पैसा मिलना चाहिए नहीं पता। ब्रिटेन से जो आया हुआ इंसान है उसको पाउंड में, डॉलर्स में पैसा चाहिए। इनको क्या, इंडियंस को कैसा है, पैसा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ठीक है, अगर साहब ने गले पे हाथ भी रख लिया तब हो गया भाई, ठीक है, और रात को बुला के दारू पिला गया तो एकदम खत्म, खुशी से झूम उठे। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट से आया हुआ, या ब्रिटेन से आया हुआ कोई इंसान वो एकदम डेजिग्नेटेड होगा, उसको पता होगा अपना रूल्स, उसको जितना पैसा चाहिए वो एक लिमिटेड आवर्स तक काम करेगा, वो काम करेगा 8 घंटा, आप किसी इंडियन से 18 घंटे भी करवा लो, ठीक है, और पैसा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। कहीं पे बोलेंगे कि हाँ घुमा देंगे, चलो आज तुमको घुमाने लेके चलेंगे, घुड़सवारी करवाएंगे, वो लोग घोड़े पे आते थे ज्यादातर, आप अगर देखोगे मूवीज वगैरह में, ब्रिटिशर्स वगैरह, ठीक है। तो इस चीज पे, इस सेंटिमेंट पे थोड़ा सा अटैक किया गया, एंड बहुत सारे इंडियंस को खुद के साथ मिला के उनको वेस्टर्न एजुकेशन के लिए मतलब उकसाया गया, ठीक है, कि आप लोग इंग्लिश सीखो, देखो इंग्लिश कितना अच्छा लैंग्वेज है, आप लोग सीखोगे, आप लोग हमारे यहाँ पे काम करोगे। तो उनके जो छोटे मोटे काम थे, थोड़ा बहुत अकाउंट्स देखना, थोड़ा बहुत यहाँ पे हिसाब वगैरह रखना, तो ताकि वो लोग करवा पाए, करवाने के लिए लैंग्वेज आना चाहिए। उसी के लिए 1 लाख रुपया तब के टाइम में, 1813, आप समझ रहे हो, 1813 में 1 लाख रुपया, आज के रेट में भी 1 लाख रुपया बहुत होता है, 1 लाख रुपया इसके लिए अलग से फंड रखा गया, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी चीजें जो आज हम लोग देख रहे हैं उनका नींव कहाँ रखा गया है, उनका सीड्स कहाँ पे बोया गया था, ठीक है। फाइनली it authorized the local governments in India to impose taxes on persons। जो इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट्स थे, यानी छोटे छोटे जगह पे जो छोटे छोटे गवर्नमेंट्स थे, उनको ये बोला गया कि आप लोगों पे टैक्स दो, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं, जो भी वो लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं, उनको बोलो टैक्स देने के लिए, और अगर वो लोग टैक्स नहीं दे पाते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो 2 चीजें वो लोग देख रहे थे, एक तो मतलब एक्सपेंशन, आप पैसे के तौर पे भी एक्सपैंड कर रहे हो, यहां से टैक्स का पैसा, वहां से टैक्स का पैसा, यहां से ये पैसा, वहां से ये पैसा, ठीक है, पैसे के टर्म्स में भी एक्सपेंशन किया जा रहा था, एंड एरिया के टर्म्स में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया जा रहा था, ठीक है। तो कहानी में हम लोग रुकते हैं आज के लिए यहीं पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, और 20 साल बाद एक चार्टर आएगा, जैसे कि मैंने बोला चार्टर एक्ट जो है वो 20-20 साल के अंतराल में, इंटरवल में आता रहेगा, 1833 वाला चार्टर एक्ट आएगा। उससे पहले, खत्म करने से पहले, इसके बेसिस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी
was not ended by the Charter Act of 1813. मोनोपोली एंड कर दिया था, बट कौन सा मोनोपोली एंड नहीं किया गया? ट्रेड इन टी विथ इंडिया, ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों ही रखा गया था फिलहाल, ठीक है। What sovereignty was asserted by the Charter Act of 1813? कौन सा सोवरेंटी असर्ट किया गया था, बोला गया था कि आज से ये वाला जगह या ये वाला चीज हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारे अंडर आ जाएगा, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। क्या? सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज, कंपनीज का जितना भी टेरिटरीज था, ठीक है, जितना भी उनका मूल जो जगह था, वो सारा जगह ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डायरेक्टली आएगा। ओके, व्हाट वाज अलाउड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन के सेंस में देखा गया है तो पहली बार कौन सा घटना यहां पे घटा था, ठीक है, क्या हुआ था? हमने देखा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? सो दैट वो लोग अपना भी रिलीजन, अपना भी कल्चर इंपार्ट कर सके इंडिया में, और कुछ लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे इंडिया में जो लोग इस कल्चर को भी फॉलो करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और आप जिस पर्टिकुलर पर्पज से इस सेशन को देख रहे थे वो आपका फुलफिल हुआ है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिएगा कि और क्या चीज में वैल्यू एडिशन कर सकता हूं अपने इस कोर्स में, ठीक है। एंड आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।